Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series Summary Course of Lakshmikant for Polity. ये 7th एडिशन समरी कोर्स चल रहा है और हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके लिए ये सेशंस आते हैं. छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस पार्ट्स में हम लोगों ने ये सारे के सारे सेशंस करने हैं. फंडामेंटल राइट्स करीब करीब खत्म हो रहा है. आज एक्चुअली इज द लास्ट क्लास रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. सो इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड अगर तुम रिवाइज करते चले जाओ, अगर तुम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का ये डिसिप्लिन मेंटेन करो और इन द इंटरिम पीरियड आप अपना रिवीजन करते जाओ, स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज. आई थिंक यू आर गोइंग टू डू फेयरली वेल इन योर prelims examination. So those amongst you who want to join me on my Telegram channel, ये मेरा Telegram channel है, you'll get the PDF on Telegram channel. Make sure that you are a part of it, okay? और इसको तुम connect कर सकते हो by just scanning this code. Tuesday, Thursday, Saturday को ये आपको sessions मिलेंगे, right? As I told you, सिर्फ Tuesday, Thursday, Saturday का इंतजार मत करो, जो उसका intervening time है उसका भी भरपूर प्रयोग करो. This is how you make sure that you do very well in this exam. तुम्हें अन अकेडमी ज्वाइन करना है तो इस कोड को स्कैन कर लो. जहां पर पहुंचोगे वहां पर सिट लाइक कोड यूज कर देना और तुम्हें एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा. 24,999 24,999 में तुम्हें ये कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि अंडर ₹1,000 तुम्हें 12 महीने का कोर्स अप टू 9 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन होगा. तो एक बार 24 से डिवाइड करो तो तुम्हें समझ में आएगा. दिस इज हाउ यू स्टडी. दिस इज हाउ यू स्टडी. एक कंस्ट्रक्टिव प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा समय लगता ही है. सो यू कैन डू दिस 12 मंथ्स अप टू 9 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन. ओके, 21 मंथ्स के प्रैक्टिकली ये तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी. और आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है सेशन नंबर 24. और ये मैंने ना खुद ही नाम दे दिया, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं. इफ यू ओपन द बुक्स यू वोंट गेट एनी थिंग्स ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ड एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स. लेकिन मैंने इसको एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला? तो इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर देख लो. यू विल बी एबल टू रिकैप व्हाट वी हैव डन. सो आर्टिकल 32 क्यों बनाया गया? इवन अ स्कूल लेवल प्रिपरेशन में यह बात बताई जाती है कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर सपोज टू बी अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब अगर स्टेट या फिर फॉर दैट मैटर इन सम मैटर्स इंडिविजुअल भी किसी भी फंडामेंटल राइट, किसी भी मौलिक अधिकार को वायोलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, सो कोई तो बचाने वाला होना चाहिए. और वो बचाने वाला इज आर्टिकल 32, एटलीस्ट इन सो फार एज फंडामेंटल राइट ओनली इज कंसर्न. एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट बचाता है. तो यू आर फ्री टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में तुम जाओगे और वहां पर एक ऑर्डर पास होगा जिसको रिट बोलते. मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा देख लो, राइट, और तुम्हें काफी कुछ समझ में आने लग जाएगा. Either ways, coming back to this topic. अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है. सो ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स हम लोगों ने 12 से लेकर 32 तक खत्म कर दिया. नाउ कम्स 33, 34 एंड 35. नाउ ये 33, 34 एंड 35 32 के बाद लिखे गए, इसीलिए मैंने इनको एक्सेप्शंस बोल दिया. अब ये क्या बात हुई यार, आपने 33, 34 एंड 35 बाद में लिखा हुआ है तो इसको आपने ऐसे क्यों बोल दिया कि ये एक्सेप्शंस है? बिकॉज 33, 34 एंड 35 डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 32. तो आर्टिकल 32 जो है वो 33, 34 और 35 पे एप्लीकेबल नहीं है. इन अदर वर्ड्स कि तुम जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि माय लॉर्ड 33, 34 में मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स है या समथिंग ऑन दोस लाइंस हैड हैपेंड, सो काइंडली इंटरवीन एंड पास सम ऑर्डर इन द नेचर ऑफ रिट. सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे नो, 33, 34 एंड 35 में कुछ अलग ही चीज है. एंड स्पेशली 33 एंड 34 बिकॉज 35 तो एज इट इज तुमसे एक्चुअली पर से डील नहीं कर रहा. सो बिफोर you get confused more than what is required, let's try and appreciate certain of these exceptions. तो हम लोग कुछ exceptions of fundamental right. As I said, ये exceptions per se नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसको आप exception ही बोल सकते हो. Yes, ये कुछ हद तक अलग है because 32 की protection नहीं है. Let me approach this with an example. So let's look at article 33 and article 33 के लिए ये picture really plays a good role. Let me
explain this part to you. So इस पिक्चर को ध्यान से देखो. तो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे पुलिस, आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, राइट, सीबीआई, रॉ, एनआईए. यार ये जो प्रोफेशंस है ये बाकी प्रोफेशन से अलग है. दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स. हाउ? बिकॉज इनके पास बहुत सारे ऐसे, दे आर प्रिवी टू सच इंफॉर्मेशन विच माइट बी इन द नेचर ऑफ सेइंग वेरी सेंसिटिव, सीक्रेट जैसे बोला जाता है. इनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनके पास कुछ ऐसे काम हो सकते हैं, इनकी कुछ ड्यूटीज होती है which are very vital, or rather there's nothing called very vital to national security. Let me give you an example. तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सीबीआई के पास, एनआईए के पास, रॉ के पास, आईबी के पास, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट मानी जा सकती है और उसके बिना देश चलेगा नहीं. नाउ इमेजिन कि तुम और हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, करेक्ट. और 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के जो फ्रीडम्स है उनको तुम बिंदास यूज करते हो, राइट, विदाउट अ फियर, विदाउट एनी पैशन, विदाउट एनी प्रेजुडिस. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सेज दैट एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन shall express his views, opinions and beliefs by words, writing, printing, painting, lithography, any other means. Yes, there are reasonable grounds of restriction. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में वो लिखा हुआ है. लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट तुम प्रेस में जा सकते हो, तुम मीडिया में लिख सकते हो, तुम सोशल मीडिया पे लिख सकते हो, तुम अपने वर्ड्स में बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में डालो, टेलीग्राम पे डालो. डू यू रियलाइज द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन कि अगर ऐसा ही राइट एक सीबीआई ऑफिसर या फिर एक रॉ ऑफिसर एक्सरसाइज करे कि जी मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट, मैं भी ऐसा कुछ अप्लाई कर सकता हूं. सो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? ऐसे टाइम पर तो तुम फंस जाओगे, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डाल दी विच इज वाइटल टू नेशनल सिक्योरिटी, खत्म. सो आर्टिकल 33 उस तरह के प्रोफेशन से डील कर रहा है जो आर्म्ड फोर्सेस का है, फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस है, या फिर ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए बड़ा क्रूशल है. सो यू हैव टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि यार ये बड़ा जरूरी फंडामेंटल राइट है. अब तुम हो आर्मी में और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, या फिर तुम सीबीआई में हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है और स्टेट तुमको बोलता है कि देखो जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट, ये अगर तुमने जॉब कर लिया, तुमने अप्लाई कर लिया, तुम आर्मी के ऑफिसर बन गए, तुम पुलिस के ऑफिसर्स बन गए इन सर्टेन मैटर्स, तो भाई अब ना तुम ये लिख नहीं सकते, कैन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और बोल सकते हो माय लॉर्ड मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो वायलेट हो गया. सुप्रीम कोर्ट विल रीड थ्रू दैट एंड रीड थ्रू आर्टिकल 33 एंड से नो डियर, आर्टिकल 33 में तुम फॉल करते हो. तो तुम्हें जब जॉब दिया जा रहा था, तुम्हें जब वो पोजीशन दी जा रही थी, एट दैट टाइम यू हैड वॉलंटरीली वेव्ड ऑफ, एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैड वॉलंटरीली वेव्ड ऑफ कि यार ये राइट मैं नहीं यूटिलाइज करूंगा, सर्टन राइट्स. अब ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट बाय लॉ. तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और बोलेगा जी हम नहीं अलाउ करते. जैसे आपको कभी आपने सुना है कि पुलिस स्ट्राइक पर चली गई है? नहीं. अरे, या पुलिस ने यूनियन बनाई हुई है? नो. कभी सुना है कि आर्मी ने यूनियन बनाई हुई है? नहीं. लेकिन तुम्हारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो होता है, लेकिन आर्मी को अलाउड नहीं होता, पुलिस को अलाउड नहीं होता. तुमने सोचा कि ये क्यों नहीं अलाउड होता? ये इसलिए अलाउड नहीं होता बिकॉज पार्लियामेंट में बाय लॉ, उन लोगों ने, पार्लियामेंट ने लॉ इस तरह से बनाया हुआ. तो इफ यू रीड आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, तो उसमें क्लियरली मेंशन है ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये कहां से आया? इट ऑल इमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 33. सो नाउ आई होप आई हैव बीन एबल टू रीच आउट टू यू एंड एक्सप्लेन माई position in this matter. Why did I call these acts exceptions to fundamental rights? Exceptions to fundamental rights नहीं है, ये exceptions to the protection under article 32 है. So this is article 33. So you can now understand. कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि
क्या ये वायोलेशन है, क्या ये अब्रिजमेंट है, क्या ये कॉन्ट्रवेंशन है? तो बोलना नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वॉलंटरी वेविंग ऑफ है। तुमने जिस दिन ज्वाइन किया था आर्मी को, उसी दिन तुमने ये फैसला कर लिया था कि मैं इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर लूंगा। लेट्स लुक एट आर्टिकल 34। लेट मी एक्सप्लेन दिस आर्टिकल 34। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आर्टिकल 34 समझने से पहले तुम्हें एक कंडीशन समझनी पड़ेगी। कंडीशन ये है, वैसे ये पिक्चर पता नहीं कितना शो कर पा रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश पर, एटलीस्ट अब हमारा आर्टिकल 34 है तो मान के चलो इंडिया की बात हो रही है, कि ऐसा सीवियर थ्रेट आ जाए, ऐसा सीवियर प्रॉब्लम आ जाए टू द सिक्योरिटी, टू द अखंडता जिसे बोलते हैं, ओके, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि यार एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम समझते हो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो हमेशा सिविलियन होती है। तुम लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो तो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिविलियन है, लेकिन वो चला सब कुछ वो रहा है, वो पुलिस को भी वही ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये करो वो करो, कहीं पर राइट्स हो गए तुम मैनेज कर लो, कहीं पर ये सिचुएशन हो गई तुम मैनेज कर लो, कहीं कर्फ्यू लगाना है, कहीं पर 144 यानी कि अब 163 लगाना है, आइदर वेज। तो ये सारी चीजें अभी भी किसके कमांड में? सिविलियंस के कमांड में। अब एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो, खुदा ना खास्ता, नो गॉड फॉरबिड, ऐसा इंडिया में आज तक नहीं हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। इस सिचुएशन को मार्शल लॉ बोलते हैं। मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन है कि एक ऐसी हद हो गई है यार, एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये सिचुएशन संभल नहीं रही है। अरे बाप रे, अब क्या करोगे? तो ऐसे टाइम पर तुम वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को शंट आउट करोगे, बोलोगे यार आप हट जाओ। अब आर्मी, ब्रिगेडियर आमतौर पे, या फिर सीधा पुलिस, राइट, पुलिस या आर्मी अब सारी सिचुएशन को हैंडल करेगी। ऐसे वर्ड को इन लूज लैंग्वेज और रादर सिंपलिस्टिक लैंग्वेज पुलिस स्टेट बोलते हैं। अब सब कुछ, अब सिविलियन है ही नहीं खेल में। अब एक ऐसी सिचुएशन है कि यार अब जो भी फैसला होगा वो पुलिस या फिर आर्मी करेगी। देखो आमतौर पे भी पुलिस ही कर रही होती है, लेकिन क्या कर रही होती है? ओनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही होती है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन डीएम यानी कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होता है। लेकिन भाई इधर तो सिचुएशन ही बदल गई है, इतनी जबरदस्त खराब सिचुएशन हो चुकी है दैट वी कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। तो हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर पुलिस या आर्मी टेक्स ओवर एवरीथिंग। ऐसी सिचुएशन को मार्शल लॉ बोलते हैं। मार्शल लॉ लगते ही आर्टिकल 34 कम्स इनटू द पिक्चर। आर्टिकल 34 यह बोलता है कि अगर कोई भी ऑफिसर है ऑफ द यूनियन, कोई भी ऑफिसर ऑफ द यूनियन है और वो ऑफिसर ऑफ द यूनियन मार्शल लॉ उस पोजीशन पे, उस जगह पर, या तो पूरे स्टेट पे या टेरिटरी पे, किसी भी जगह पे जहां मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो जो फैसला कर रहा है, वो जो भी एक्शन कर रहा है, भाई उसके लिए उसकी जवाबदारी नहीं है, नहीं है। एनी एक्ट बाय डन बाय हिम इन मेंटेनेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन और एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ वाज एनफोर्स्ड, एक भी, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पर इंडिया की रक्षा जरूरी है। इस टाइम पर तुम्हारे फंडामेंटल राइट को ध्यान नहीं रखना, इस टाइम पर उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। पार्लियामेंट उसको इंडेमनीफाई करता है, यानी कि संसद, पार्लियामेंट उसको बोलता है तू चिंता मत कर, तूने जो किया तेरी जिम्मेदारी मेरी है। अब मेनी अ टाइम्स तुम्हें यह सुनकर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक लॉ हमने सुना है आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्या ये एग्जाम्पल ऑफ मार्शल लॉ है? यार अगर तुमने आफ्स्पा सुना होगा तो आफ्स्पा से रिलेटेड खबरें भी सुनी होगी, और आफ्स्पा से रिलेटेड अगर तुम खबरें सुनोगे तो तुम्हें यह सुनाई देगा कि अगर किसी भी मिलिट्री ऑफिसर से आफ्स्पा लगे हुए एरिया में कोई गलती हो जाए या अलेज टू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो ऐसा नहीं होता कि उसकी जवाबदारी नहीं होती, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, उस पर कोर्ट मार्शल होता है। तो जब कोर्ट मार्शल हो रहा है या फिर उस पर इंक्वायरी हो रही है, तो इसका मतलब है उसकी जवाबदारी है।
और अगर उसकी जवाबदारी है, यानी कि वो आर्टिकल 34 वाली प्रोटेक्शन में नहीं आ रहा, और अगर आर्टिकल 34 वाली प्रोटेक्शन में नहीं आ रहा है, तो मैं गारंटेड से बोल सकता हूं कि आफ्स्पा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ होता तो भाई उसकी जवाबदारी ना होती, लेकिन उसकी तो जवाबदारी है, राइट। आर्टिकल 34 में तो जवाबदारी हटा दी जाती है ना, तो यहां पे तो जवाबदारी है, एंड बिकॉज जवाबदारी है, बिकॉज ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट्स, or rather he is answerable to the inquiry, and the parliament is not indemnifying him, which actually sums up the entire discussion, hence proved that AFSPA is not an example of martial law. In fact, you'll do well for yourself. You will remember that post-independent India has never seen an example of martial law. So once you are very clear on this part that there is a never, in that case, anything that falls within this category you'll be able to answer this question very well. AFSPA is not martial law. Any other law, whichever is Unlawful Activity Prevention Act, nothing of that comes close to martial law. We have been very, very lucky, fortunate. God has been kind to India that we have not seen martial law post independent India. एक जलियांवाला बाग के टाइम पर जब पंजाब में जब वो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने जो किया था, वो जब किया था तब पंजाब में उस समय पर मार्शल लॉ लगा हुआ था. So you understand that is the situation of martial law. Post independent we have not seen martial law. So I hope I've been able to explain 33, 34. 35 has got nothing to do with you. 35 says that in so far as matters concerned with Article 16 subclause 3, 32 subclause 3, it is, and 33 and 34, इन चारों में 16 subclause 3, 32 subclause 3, 33 and 34, states law नहीं बना सकते, parliament law बना सकता है. That's about it. You don't have to study anything more than that. In Article 35, I've been able to explain 33 and 34. So I hope you've been able to, मैं तुम्हें ये पहुंचा पाया ये बात कि इसको एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं. एक बार ये वीडियो एक और बार देख लेना, देन रीड योर लक्ष्मीकांत एंड देन ट्राई एंड अटेम्प्ट अ फ्यू एमसीक्यूज. आई थिंक यू आर ऑन योर वे टू क्रैक दीस टू. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वील स्टार्ट विद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. अगर तुम इस स्टेज पर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वाले जितने भी वीडियोस है सारे के सारे रिवाइज कर लो, you will really be of great, it will be a great benefit to all of you. फिर डीपीएसपी करेंगे ना तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा. Either ways, I hope you have enjoyed this. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.